अरे नहीं यार, कोई मुश्किल नहीं है। तुम लोगों के लिए मुश्किल है तो फिर आसान किसके लिए। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जिसने सारे असाइनमेंट कर लिए? एक बस? तुम्हारे दो ही अटके हुए जब से तुम पिछले जन्म में भी तुमने बोला दो करे, अभी भी बोल रहे दो करे। हाँ बेटा, साइड में जो है ना कोई अच्छी सी वीडियो चला लिया करो, बोरियत दूर हो जाएगी। क्लास हमारी 11वीं है आज ना। क्या मसला है लिस्ट असाइनमेंट में भाई? क्या मसला है इसमें? इसमें क्या प्रॉब्लम है? Write a program that accepts a list from the user and print the alternate elements of the list. हाँ, हो गया? क्यों? लिस्ट लेनी, उसके अल्टरनेट एलिमेंट लेने। इतनी बार तो किया था हमने क्लास में। स्टेप की वैल्यू सिर्फ क्या करनी है? राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ लिस्ट फ्रॉम यूजर, रिवर्स द कंटेंट ऑफ द लिस्ट, डू नॉट यूज रिवर्स मेथड। स्टेप की वैल्यू -1 कर देंगे बस। फाइंड एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लिस्ट विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन मैक्स फंक्शन। कर लिया था, क्लास में कराया मैंने फंक्शंस में। फंक्शन वाले उसमें ये काम करा है ना हमने। Write a program that rotates the element of the list so that element at the first index moves to the second index, and the element at the second index moves to the third index, and the element in the last index moves to the first index. ये कर लिया? कैसे करेंगे? एक लिस्ट है, ये सारे एक एक इंडेक्स मूव कर जाएंगे, तो ये वाला आगे बढ़ जाएगा और आखिरी वाला इसकी जगह आ जाएगा। किया किसी ने रोटेट? नहीं किया? कैसे किया? हाँ, अलग वेरिएबल में इंडेक्स ऐड कर दिया था। सही, कुछ ऐसे ही होगा। Write a program that input a string and ask the user to delete given word from a string. ये हो गया। रिमूव करना है बाय वैल्यू, और नहीं हुआ? क्या करें इसके लिए यार? लाइट ऑफ कर दे भाई थोड़ी सी। That input a string and ask the user to delete a given word from the string. जैसे इनपुट ले लिया हमने, क्या इनपुट लेना है? कोई टेक्स्ट इनपुट लिया, ठीक है। आप फंक्शन भी बना सकते हैं, अब तो फंक्शन बना के काम कर लें तो भी बेहतर है, ठीक है। डिलीट वर्ड, इसको क्या चाहिए? इसको एक टेक्स्ट चाहिए और वो वर्ड चाहिए जिसे हमने क्या करना है, उस टेक्स्ट में से डिलीट करना है, ठीक है।
तो अब डिलीट वर्ड का फंक्शन कॉल करते वक्त हम क्या करेंगे, इसको कोई टेक्स्ट भेज देंगे, हेलो, ठीक है, और साथ साथ क्या बोलेंगे भी, इसमें से क्या कर दो, हेलो जो है वो डिलीट कर दो। अब क्या कोड लिखूं यहां पर, इसके पास क्या आ गया, टेक्स्ट भी आ गया, वो वर्ड भी आ गया। क्या लिखूं, अगर अगर टेक्स्ट में वो वर्ड मौजूद है, पहले तो ये चेक करेंगे ना कि मौजूद भी है या नहीं। अगर वर्ड जो है वो मौजूद है किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर है तो कुछ करना, नहीं हो तो क्या बोल देना भाई, क्या बोल देना, ठीक है, रिटर्न कर देना कि भाई वर्ड दिस नॉट फाउंड इन टेक्स्ट। तो वर्ड क्या होगा, जाहिर है वो वर्ड होगा, ठीक है, ये रिटर्न कर देना। अगर मिल गया तो क्या करना है, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या करूंगा मैं, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, स्ट्रिंग में रिप्लेस का फंक्शन होता है, हाँ, रिप्लेस में हम क्या बोलेंगे, जो वर्ड हमें दिया गया है उसको रिप्लेस कर दो विद नथिंग, किसी से रिप्लेस ना करो, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग में देंगे वरना स्पेस आ जाएगा, बस वो वर्ड जो है गायब हो जाएगा। और फाइनली क्या कर दो, यही रिटर्न कर दो, ओके। तो अब इसको चलाते हैं, हम क्या रिटर्न करता है ये, ठीक है, हेलो निकल गया, स्पेस के साथ ही पाकिस्तान आ रहा है। इसको भी मैं क्या कर देता हूं भाई, स्ट्रिप कर देता हूं, कि जो बचेगा उसे क्या कर देना, स्ट्रिप कर देना, ठीक हो गया। अब यहां कोई भी सेंटेंस दे के कॉल कर लो, डिलीट वर्ड, ठीक है, ठीक, इसमें से क्या डिलीट करना है, इजी डिलीट करना है, तो क्या आ जाएगा अभी, पाइथन इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना। तो बस इसमें क्या मसला है यार, कहां पर, हाँ, अब ये इजी खत्म हुआ तो यहाँ स्पेस ज्यादा हो गया है। खैर अभी हमने उसको एड्रेस नहीं करना है, वरना हम यहाँ स्पेस को भी हैंडल कर लेंगे। मैं स्ट्रिप तो आखिर में से करता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे हटा देता हूँ, कोई मसला नहीं। अब वो इजी की जगह पर नथिंग आ गया। और क्या था भाई, write a program a function that with a function that accepts a string from keyboard and creates a new string after converting the character of each word capitalized. For instance, if the sentence is stop and smell the roses, the output should be stop and smell the roses. इसमें क्या मसला है यार, कैपिटलाइज ही करना है बस। कौन सा, 6 that read a string from the user containing date in the format this and this. It should print the date in the form of March 12, 2021. अब इसमें क्या करूं यार, चलो हाँ ये लग रहा है कि कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। क्या करना पड़ेगा इसमें, डेट कोई इस तरह से देगा, मंथ डे ईयर, हमने प्रिंट करना है उसको, तो बहुत सारी इफ की कंडीशन लग जाएंगी बस, हाँ। चलो इनपुट ले लेते हैं कि भाई डेट इनपुट दे दें,
इनपुट इंटर अ डेट इन फॉर्मेट, कौन कौन सा फॉर्मेट है भाई, MM, DD और ईयर ईयर ईयर। ठीक है, अभी डेट मेरे पास अगर आ जाएगी तो इसको मैंने क्या करना है अभी, स्प्लिट कर लेना है पहले। तो किसके ऊपर स्प्लिट करूंगा मैं, स्लैश के ऊपर। तो डेट ये मेरे पास क्या बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी ना, याद है। अगर मैं इसको चेक करूं तो मैं कहता हूं भाई आज क्या डेट है, 12/10 और 2024। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने मंथ को कन्वर्ट करना है उसके अंदर, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा भाई, अगर अगर जो डेट है उसका जीरो इंडेक्स, उसका जीरो इंडेक्स, इसको मैंने कन्वर्ट भी करना पड़ेगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। कर सकता हूँ स्ट्रिंग से भी काम चल जाएगा वैसे, लेकिन मैं चलो फिर भी काम कर लेता हूँ। इसका जीरो इंडेक्स है, उसे कन्वर्ट करो किसके अंदर, इंड के अंदर, और ये बराबर हो किसके, 12 के, इसके बराबर हो 12 के। तो मंथ क्या होगा, दिसंबर, कहाँ, ये वाली। ठीक है, तो मंथ क्या होगा, दिसंबर। और क्या कंडीशन होगी भाई, एलिफ। अब 12 महीने डालने पड़ेंगे हमें, हाँ, मंथ्स का लिस्ट बनाऊं तो फिर भी हमें देना तो चेक बार बार ही करना पड़ेगा ना। डिक्शनरी बनाऊं तो क्या बनना चाहिए, ये भी कर सकता हूं मैं कि मेरे पास मंथ्स की एक डिक्शनरी हो, क्या हो, मंथ्स की एक डिक्शनरी हो। उस डिक्शनरी में क्या होगा कि मेरे पास की होगी जनवरी, या वैल्यू होगा 1, और इसका मंथ क्या होगा, जनवरी। 2 पे क्या होगा, फरवरी, और 3 पे क्या होगा, मार्च। इसी तरह मैं सारे लिखता जाता हूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भी 4 की, अप्रैल, और 5 मई, 6 जून, 7 जुलाई, और 8 हमारे पास अगस्त, और 9 हमारे पास सितंबर, 10 हमारे पास अक्टूबर, 11 हमारे पास, और 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब डिक्शनरी में मेरे पास डाटा मौजूद है जहां से मैं इसका काम चला सकता हूं। तो अब यहां क्या कोड लिखूं मैं, ठीक है। अब डेट आ गई स्प्लिट होके, मैंने कहा भाई डेट का उठा लो, जीरो इंडेक्स उठा लो, ठीक है। उसका क्या बना लो, क्या बना लो भाई, इंटीजर बना लो। और इस डेट की क्या उठाना है मैंने, वैल्यू उठानी है। इस मंथ की मैंने वैल्यू उठानी है। इसमें क्या आएगा, जब कोई यहां मंथ लिखेगा तो 12 तक ही लिखेगा ना, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी 12, 11, 13। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भी मंथ्स में से गेट करके ले आओ
इसकी वैल्यू। तो लेट्स सी, ऐड भी कर सकते हैं, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, याद है ना। तो कहाँ है डेट, व्हाट्सएप में डेटा लिखने की आदत है ना। चलो अब चलते हैं। मैंने 2 डाल दिया तो उसने क्या दिखा दिया मुझे, फरवरी। मैंने 6 डाल दिया तो उसने जून। आधा मसला हल हो गया, बल्कि पूरा ही हो गया। अब क्या बचा, हाँ समझ में आई बात। और दूसरा आसान तरीका क्या था कि मैं सारे मंथ के आगे इफ एल्स लगाते रहूं, कभी अगर 2 आ जाए तो जब फरवरी या 3 आ जाए तो ये जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसका वो मंथ जो है वो उठा लेगा। अब हो जाएगा आगे। अब क्या रह गया, बस ये तो, इसको तो खाली इंटीजर बनाना है ना, इसको तो सिर्फ टाइप कास्ट करना है ना। तो अब ये डेट आ गई तो मैं प्रिंट कराऊंगा इस फॉर्मेट में। जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है इसी को डायरेक्ट चलाता हूं मैं। क्या कहता हूं भाई, रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है, रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो है वो ये है कि पहले क्या चाहिए मुझे, मंथ चाहिए लाइक दिस। फिर उसके बाद क्या फॉर्मेट दिया हुआ था, मार्च 12। और अब इसी के बराबर में क्या चाहिए होगा, स्पेस देके क्या उठाना पड़ेगा मुझे, डेट का कौन सा इंडेक्स, 1 इंडेक्स। और उसको भी क्या करना पड़ेगा, यहां पर टाइपकास्ट करके दिखा देता हूं, ठीक है। वैसे तो 12 भी वैसे भी दिखा देगा, मार्च 12। उसके बाद क्या चाहिए, कॉमा डाल के ईयर चाहिए ना, तो डेट का इंडेक्स नंबर 2। चलो देखते हैं, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो फिर हम इसके अंदर जो है वो डाल देंगे। तो डेट हो गई हमारी कितनी, आज 10 तारीख 12वां महीना 2024। तो ये क्या बन गया अभी, अक्टूबर, एक ब्रैकेट ज्यादा आ गया, क्यों, अच्छा मैं देखता हूं, ये आ गया अक्टूबर। और किसका, यहां पर, हाँ कर्ली ब्रैकेट इसका रह गया, और सही हो गया ना। कहां से, ये एक्स्ट्रा आ गया, अच्छा मैं इसके अंदर ही डाल दिया, 10/12/2024, ठीक है। अब हो गया अक्टूबर 12/2024। और अगर मैं लिखूं 12/10, तो आज की डेट जो है वो दिसंबर 10, 2024। बट अगर कोई गलत डेट डाल देता है, खैर वो अभी एड्रेस नहीं करना कि मंथ में कोई 12 से ज्यादा ना डाल सके, डेट में जो है वो कोई, अब मंथ के हिसाब से वो भी डालना पड़ेगा कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, तो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। बट फिल वक्त जो है यही करना था, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर किया करो, प्रोग्राम को खोला करो तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर आ जाएगा। एक बार देखा यार नहीं हो रहा, चलो छोड़ दिया, उसको पढ़ो तो बार बार उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, तो बात बन जाती है। कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम जो आपने नहीं पढ़ी हुई है वो इस्तेमाल करनी पड़ जा रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उन्हीं टूल्स के साथ जो है ना आ जाएगा आपको। राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस, ये कैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग की फिक्र है, चलो। हाँ जी हाँ। अच्छा आज हमने क्या पढ़ना है, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हाँ फंक्शंस पढ़ लिए थे। और आज हम जो है मॉड्यूल पढ़ेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। इसको मॉड्यूल कहें,
पैकेज कहें, कोई लाइब्रेरी कहें, जो दिल चाहे कह ले यार, बस पता होना चाहिए होता क्या है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है? फंक्शंस, ठीक है, वैल्यूज, क्लासेस, इसमें सब चीजें आ सकती हैं। अभी चूंकि हमने कलेक्शन और वैल्यूज पढ़े, फंक्शंस और वैल्यूज पढ़े, यानी कोई वेरिएबल की वैल्यू, कोई लिस्ट, कोई डिक्शनरी, कुछ भी। क्लासेस नहीं पढ़े तो अभी हम इसको शामिल क्लासेस को नहीं करेंगे। बेसिकली मॉड्यूल क्या होता है, हमने बिल्ट इन मॉड्यूल देखे हुए हैं, ठीक है। जैसे किसी मॉड्यूल का नाम बताओ। जैसे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मैथ, मैथ आपने इंपोर्ट किया हुआ है, इट्स अ मॉड्यूल। और इस मैथ के अंदर जो है वो क्या है, बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, बहुत सारे फंक्शन लिख दिए गए, ठीक है। इस तरह हमारे पास हजारों मॉड्यूल्स हैं जो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अवेलेबल हैं, और उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओएस मतलब लिस्ट, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे मैं इसका कहूं कि भाई लिस्ट डायरेक्टरी कर दो, तो ये दिखा देगा मेरे कौन कौन सी फाइल मेरे इस फोल्डर में है, पूरी डायरेक्टरी की लिस्ट बना के दे देगा, ये सारी फाइल है। तो इस तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है। एक और मॉड्यूल जो हम पढ़ते हैं दैट इज डेट टाइम, ठीक है। डेट टाइम की मदद से हम डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं, डेट को ये वक्तन फवक्तन हम मॉड्यूल्स क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में यूज करते रहेंगे। बट अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम करने जा रहे हैं अपना मॉड्यूल डिफाइन करना। क्या? अपने मॉड्यूल डिफाइन करना। जब हम फंक्शन लिख रहे हैं तो हम अपने मॉड्यूल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये मॉड्यूल इटसेल्फ क्या है, एवरी पाइथन फाइल इज अ can be treated as मॉड्यूल। पाइथन फाइल जो है ना वो मॉड्यूल होती है, उसको मॉड्यूल के तौर पर लिया जा सकता। अब पाइथन फाइल क्या होती, अभी तक जो हम फाइल बना रहे हैं यहाँ इसका एक्सटेंशन क्या नजर आ रहा है, IPYNB, यानी इसका मतलब होता है इट्स अ जुपिटर नोटबुक फाइल, ठीक है। आई पाइथन कर्नल है, नोटबुक, ठीक है। तो हमने अभी पाइथन फाइल नहीं बनाई है, तो मॉड्यूल के लिए पाइथन फाइल होना लाजमी है। और अब ये पाइथन फाइल कैसे बनती है, हमने तो जो है ना जुपिटर में काम किया है। देखो पाइथन रन करने के लिए मैंने शुरू में कहा था जरूरी नहीं है कि हम आईडी इस्तेमाल करें। जैसे मैं यहां से कमांड लाइन ओपन करता हूं, अगर मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है तो मैं यहीं पर पाइथन का कोड लिख के यहीं पे रन कर सकता हूं। लाइक मैं यहाँ कहता हूँ पाइथन, और ये मैं पाइथन शेल के अंदर आ गया। अब मैं कहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, पाइथन में। यहां पर मैं कह सकता हूँ प्रिंट कर दो हेलो, हेलो प्रिंट कर दी, कोई फाइल नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाई। कमांड लाइन पे जो है ना मैंने यहाँ पर काम शुरू कर दिया, फॉर इन रेंज, मैं यहाँ लूप भी जी नहीं, ठीक है, मैं यहाँ लूप भी जो है वो चला सकता हूँ कि भाई ये लूप क्या कर दो, रन कर दो, ठीक है। अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि ठीक है मैं कमांड लाइन पे नहीं काम कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर जो है ना क्या कर ली, एक फाइल क्रिएट कर ली, जस्ट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट,
ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने python.py। क्या नाम रख दिया अभी? .py। जब मैंने इसका नाम .py रखा है तो मैं अब इसके अंदर क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, कोई भी पाइथन का कोड लिख रहा हूं, कोई फंक्शन बना रहा हूं। लेकिन बस यहाँ मसला क्या है, यहाँ एरर्स का पता नहीं चलेगा, कोड सारा खुद लिखना पड़ेगा, सजेशन नहीं आएंगी, इंटेलिजेंस नहीं चलेगा। ये बात मैंने की थी जब हम आईडी पढ़ रहे थे कि आईडी का फायदा क्या होता है। तो आईडी का फायदा ये होता है कि वो हमारे लिए सारी चीजें क्या कर देता है, पूरा इन्वायरमेंट बना के रख देता है, जस्ट राइट कोड, और वो हमारी हेल्प कर रहा होता है एरर्स में भी, इसमें भी, उसमें भी। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि डिफाइन एबीसी एक फंक्शन है, ठीक है। क्या करता है भाई एबीसी फंक्शन, देखो इंडेंट भी अब मुझे खुद ही करना है, 1 2 3 प्रिंट आई एम एबीसी फंक्शन, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया अभी, सेव कर दिया। अब ये रन कैसे करूंगा मैं? अब रन करने के लिए मैं, अभी ये वैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही बना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मुझे .py फाइल बनानी है। मैं बहुत सारे काम करके .py फाइल बना सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ बनाई है ना, इसका ये फाइल py नहीं बनी है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल ही बनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ भाई कि क्या भाई, मैं ये करता हूँ कि अपने होम में आया और यहां पर से मैंने क्या बन दिया, टेक्स्ट फाइल बना दी। ये इसने फाइल बना दी, मैंने इसका नाम रख दिया भाई, ठीक है, .py, ठीक है। जैसे ही मैंने इसके आगे py लगाया, इसने पाइथन बना दिया यहाँ पर ना। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये टेक्स्ट फॉर्म के अंदर ये यहाँ पर फाइल आ गई, ओके। तो एक py फाइल जुपिटर से ही रह के हमने साइड में क्रिएट कर ली, बजाय इसके कि वहां नोटपैड में गए, वहां गए। क्या करता हूं मैं, तो हमारे पास जितने हमने फंक्शन बनाए हुए हैं वो सारे फंक्शन में यहां लिख देता हूं। अच्छा, मॉड्यूल जब हम बनाते हैं तो किसी खास पर्पस के लिए बनाते हैं, ताकि उस पर्पस से रिलेटेड फंक्शन ही उसके अंदर हो, ठीक है। खाने पकाने के मॉड्यूल में कपड़े धोने का फंक्शन नहीं होना चाहिए ना। मैथ्स के मॉड्यूल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन नहीं हो सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डालने को आप डाल दें, मना नहीं करेगा, लेकिन इलॉजिकल है ना, इलॉजिकल है। तो अभी तो हमारा जनरल मॉड्यूल है, तो हमारे पास जितने भी फंक्शन बने हुए हैं हम वो सबको मॉड्यूल का पार्ट बना देते हैं, ठीक है। तो लास्ट हमारी कौन सी क्लास थी? 11 थी ना, 11 आज 10 काम ही, ये रही। इसमें हमने बहुत सारे फंक्शन बनाए हुए हैं शायद, ठीक है। जैसे ये एक फंक्शन है, और हमारे पास ये फंक्शन है लिस्ट सम करने वाला, ठीक है, और मैक्सिमम मालूम करने वाला फंक्शन है, ठीक है, और हमारे पास मिनिमम मालूम करने वाला फंक्शन है, ठीक। और एक हमारे पास ये भी फंक्शन है,
तो कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने यहाँ मॉड्यूल में ऐड कर दिए हैं। अच्छा, हम जितने हमारे फंक्शंस होते हैं जब हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक प्रिंट फंक्शन, तो हम इसका सिग्नेचर ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमें नजर आता है कि ये प्रिंट फंक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ऐसे ही पढ़ा था ना, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स, एक भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, कोई नहीं भी दोगे तब भी सेपरेटर ये है, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। और ये इसका डॉक स्ट्रिंग है। डॉक स्ट्रिंग क्या बताता है कि ये फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर जो वैल्यूज, जो पैरामीटर्स वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो पैरामीटर कैसी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, उन वैल्यू का क्या होता है, ये सब डिटेल यहाँ पर मौजूद है। हम अपने फंक्शन में भी ये डिटेल डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ट्रिपल कोट में स्ट्रिंग बनाऊंगा, किसमें, और मैंने ये कहाँ बनाया है, फंक्शन डिफाइन करने के फौरन बाद, फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब यहाँ मैं जो भी कहानी लिखता हूं, ठीक है, कि भाई दिस फंक्शन, कंपनी की मशहूरी के लिए अपना एड्रेस भी डाल दें, फोन नंबर डाल दें, हाँ, इज मेड बाय मी। ये क्या करता है भाई, इसमें एक पैरामीटर है टेक्स्ट, ठीक है, इट एक्सेप्ट्स एनी स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज इन टेक्स्ट, और वर्ड क्या है, ठीक है, वर्ड इज अ वर्ड दैट will be deleted if found in the string। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में पाया गया तो डिलीट हो जाएगा। ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द रिमेनिंग टेक्स्ट, ठीक है, या रिमेनिंग स्ट्रिंग जो है ये रिटर्न कर देता है। तो ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे फंक्शंस हो गए, हम हर एक के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग द यूजर, ताकि वो उसको क्या कर सके, हेल्प कर सके, राइट। और हर फंक्शन जो है कोशिश करना है, अब हमने उसके अंदर क्या कराएं, प्रिंट के बजाय क्या कराएं, रिटर्न कराएं। तो ये भी क्या करा रहा हूं मैं, अब सब में रिटर्न करा। रिटर्न पढ़ लिया था आपने, रिटर्न नहीं पढ़ा, चलो अभी मैं रिटर्न लिख रहा हूं, समझाया था, ठीक है। मुझे लगा रिटर्न पढ़ लिया हमने। ठीक, ये मैंने सब जगह रिटर्न लगा दिया, फाइल सेव कर दी। अब देखो क्या हो रहा है, अब मैं यहां पर आ गया हूं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल मैंने बना दिया है, वो अभी py फाइल है। अगर अभी जुपिटर में ये बात अपडेट कर दी है, पहले नहीं थी, पहले मुझे उस फाइल को रन करना पड़ता था, सो दैट अगर उसके अंदर कोई सिंटेक्स एरर है तो वो पकड़ा जाए। अब अगर मैं क्या करता हूं, इंपोर्ट, और क्या नाम है इसका भी, अपना मॉड्यूल, ठीक है, कोई भी .py फाइल में इंपोर्ट कर सकता हूं, .py फाइल मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। तो अपना मॉड्यूल भी क्या है, .py फाइल है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। पहले क्या होता था, हमें यहां पर इस py फाइल को रन करना पड़ता था, अपना मॉड्यूल .py, ताकि उसके अंदर जब
एरर हो तो वो एरर क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब मैं इंपोर्ट करता हूं तो वो बैकएंड पे खुद ही उसको क्या कर लेता है, रन कर लेता है, रन कर लेता है। मैं फिल वक्त क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक एरर क्रिएट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, ताकि आपको नजर आए कि ये रन टाइम पे क्या हो रहा है। मैंने एक फंक्शन बना दिया अभी, सबट्रैक्ट नंबर्स, सबट्रैक्ट नंबर्स, ठीक है, सबट्रैक्ट नंबर्स, और मैंने इसको खाली छोड़ दिया, बॉडी नहीं दी, तो इट्स एन एरर। पास लिख दूंगा तो बच जाएगा। मैं इसको दोबारा मुझे सेव करना पड़ेगा कि मैं चेंजेस करी हैं इसके अंदर, इसलिए सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अपनी मॉड्यूल अपनी यहां पर इसको इंपोर्ट करता हूं। ठीक है, क्या आ गया भाई, यहां पर एरर आ गया, कहता है एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन ऑन लाइन नंबर, यानी वो उसने पकड़ लिया होगा। इसका मतलब जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो हाथ के हाथ क्या हो रहे हैं, एरर भी चेक हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मुझे यहाँ पर फंक्शन, एक मैजिकल फंक्शन चलाना पड़ता था अपना मॉड्यूल डॉट पी वाई, और ये मुझे एरर खुद निकालने पड़ते थे, बाद में इंपोर्ट करना पड़ता था। तो अभी ये इंपोर्ट करने पर ही क्या हो जाता है, रन हो जाता है। याद रहेगी बात, अब मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं है। कोलैब पे अगर करेंगे तो शायद रन करना पड़ेगा। तो मैं वापस जाता हूं और इसको क्या कर देता हूं भाई, पास कर देता हूं और फाइल को सेव कर देता हूं। अब जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो देखो इंपोर्ट हो गया, कोई एरर नहीं आया। देखो रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। तो रन तो मुझे जरूरत नहीं है, इंपोर्ट में मेरा काम हो चुका है ये वाला, तो मैंने हटा दिया। अब वही काम है, अपना मॉड्यूल जो है डॉट टैब दबाया, देखो सारे फंक्शन आ रहे हैं, ऐड नंबर, डिलीट, फाइंड मैक्स, फाइंड मिन, पी वाई, सलाम, नंबर, सम लिस्ट, सब आ रहे हैं। तो अगर मुझे क्या करना है, मैंने कहा डिलीट वर्ड इस्तेमाल करना है। अब मुझे मालूम नहीं है अगर डिलीट वर्ड का फंक्शन जो है क्या करता है, क्या हो गया भाई, डिलीट वर्ड का फंक्शन जो है वो क्या करता है। तो मैं क्या करता हूं भाई, इसका सिग्नेचर ओपन करता हूं और मुझे ये सारी डिटेल डॉक स्ट्रिंग में क्या होती है, नजर आती है। ठीक है, जो मैंने वहां डॉक स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर क्या कर दिया है, लिख दिया है। और ये यहाँ पर इसका सिग्नेचर नजर आ रहा है कि टेक्स्ट चाहिए और वर्ड चाहिए। और टेक्स्ट क्या चीज है, एक्सेप्ट द एनी स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यूज। वर्ड क्या है भी, वो वर्ड है जिसे मैंने क्या करना है, डिलीट मारना है। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, ठीक है, और यहां पर क्या कहता हूं भाई, क्या डिलीट कर दो, ऑल, मुझे टेक्स्ट रिटर्न कर देगा लाइक दिस। तो आगे मॉड्यूल, अब हमें py फाइल डिफाइन करी, उसके अंदर बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, फंक्शन लिखे हुए हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब असल में अब एक चीज आपको यहां पर और समझनी है कि अगर मैं यहां पर जाकर चेंजेस करूं, अब एक बार मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया है, अब मैं यहां पर आकर चेंजेस करूं, एक फंक्शन बना दूं, ठीक है, एक फंक्शन बनाया मैंने, सेव किया, तो अब मैंने अपना मॉड्यूल इंपोर्ट किया, इंपोर्ट तो पहले ही हुआ हुआ है। तो ये वाला फंक्शन जो अभी मैंने बनाया है, ये नजर आ रहा है क्या मुझे? अच्छा, मैं इंपोर्ट कर लेता हूं दोबारा। अब नजर आ रहा है? तो जब एक बार मेमोरी में ये अपलोड हुआ है ना, तो वही दिखा रहा होगा, वहां सेव भी कर दिया, इंपोर्ट करके भी वही ला रहा होगा। इसके लिए या तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्नल रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी मेमोरी फ्री हो जाए, या फिर आपको अपडेट करने के बाद मॉड्यूल का नाम चेंज करना पड़ेगा ताकि वो उसको नया मॉड्यूल समझे।
बट ये मुश्किल काम है। आप कर्नल रीस्टार्ट रिफ्रेश करें ताकि उसकी सारी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो, दोबारा से अपलोड करें अपने पास। ठीक हो गया? तो अब नमाज के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते। बात हो गई। अच्छा जी, मॉड्यूल वाली बात क्लियर हो गई। अगर जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इंपोर्ट के अंदर हमारे पास मॉड्यूल में जो कुछ भी है सारा इंपोर्ट हो जाता है। हाँ, हाँ, चेंजेस करके असल में, सुन लो भाई, बातें खत्म करो। जब हमने एक बार मॉड्यूल बनाया, उसे इंपोर्ट कर लिया ना, तो वो हमारे दरमियान की एक जुपिटर की भी मेमोरी चल रही है और कुछ कैशे भी है। अब मैं मॉड्यूल के अंदर जाता हूं, चेंज करता हूं और दोबारा यहां इंपोर्ट करता हूं, तो हमने देखा वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि वो प्रीवियस वाला मॉड्यूल हमें दिखा रहा है। तो इसका हल मैंने ये बताया कि आप क्या करें, कर्नल को रीस्टार्ट कर लें, रिफ्रेश कर लें। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मेरे पास अभी पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया है, बट मैं पूरा मॉड्यूल नहीं इंपोर्ट करना चाहता। मैं क्या कह रहा हूं भाई, फ्रॉम अपना मॉड्यूल, अपने मॉड्यूल में से क्या करूं, इंपोर्ट कर लूं। कोई पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट करना है, जैसे हमारे पास सारे फंक्शन आ रहे हैं। यार एक काम करो, सम लिस्ट का फंक्शन ले आओ, और कौन सा ले आओ भाई, और फाइंड मेन का फंक्शन ले आओ, बस। ठीक है, अब पूरा मॉड्यूल नहीं आया, सिर्फ 2 फंक्शन मैंने उसमें से निकाल लिए। अच्छा, ये तवज्जो दो इधर। जब मैंने नाम लिख लिया ना कि जो मुझे चाहिए, तो वो मेरे पास आ चुका है। अब मुझे यूं लिखने की जरूरत नहीं है, अपना मॉड्यूल डॉट सम लिस्ट, नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब चूंकि सम लिस्ट मैं यहां लिख चुका हूं, तो सम लिस्ट खुद आ चुका है। अब इसको मॉड्यूल के रेफरेंस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चलेगा ये सम लिस्ट, और इसके अंदर मैं क्या कर दूं भाई, कोई लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूं। क्लियर है बात? अब जब ये नाम आ गया ना यहां पर, तो इसका मतलब क्या है कि अब मुझे मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह इंपोर्ट मैथ्स करते हैं, अब मैं कहता हूं यार मैथ्स में से क्या करो, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट कर लो, मैंने कहा भाई ऐसा करो, मैथ डॉट सील इंपोर्ट कर लो। ठीक है, तो अब मैंने कहा अभी सील 12.9, तो उसने क्या दिखा दिया। अब सील के आगे मुझे जरूरत नहीं है मैथ डॉट लगाने की, क्योंकि मैथ्स के अंदर से मैं सील ही निकाल के ले आया हूं। ओके, समझ में आ गई बात? इसी तरह हम पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं यूं लिख लूं इसको, पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करके, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऑल, इसका मतलब क्या है कि सब इंपोर्ट करके ले आओ, राइट? तो इससे भी हमारे पास क्या हो जाता है। और अगर उसके अंदर फर्दर मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल बने हुए हैं, तो फिर हम और डेप्थ में जाते रहते हैं, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बस इतना याद रखें कि हम डायरेक्ट जो है वो फंक्शन या कोई क्लास या कोई चीज वहां बनी हुई है, तो उसको डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चीजें मंगा सकते हैं, या फिर अपना पूरा मॉड्यूल मंगाए तो पूरा मॉड्यूल। बट क्लियर है बात? हाँ, वो रिटर्न रह गया ना। अच्छा, व्हाट इज रिटर्न
रिटर्न क्या है भाई? इट रिटर्न्स वैल्यू, इट रिटर्न्स अ वैल्यू। अच्छा, देखो अभी तक हम अपने फंक्शंस के अंदर प्रिंट करते रहे वैल्यूज को, क्या करते रहे? अच्छा, ये जो प्रिंट होता है ना, ये प्रिंट क्या होता है? ये प्रिंट जब मैं कहता हूं भाई हेलो, सब लोग जरा तवज्जो सुने इस बात, खास तौर पे नए लोग जो हैं। मोबाइल रख दो वरना आके ले जाएंगे सब लोगों का मोबाइल, बाद में यूज कर लेना यार। प्रिंट हेलो करते हैं तो ये कहां पर आ रहा है भाई ये प्रिंट? हाँ, नीचे आ रहा है, वो नीचे नीचे। ये जो भी हम प्रिंट देते हैं वो बेसिकली, या जो इनपुट देते हैं वो कंसोल इनपुट होता है, और कंसोल पर ही ये प्रिंट हो रहा होता है। ठीक है, अब कंसोल की बात अगर बाज लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं इसको यहां सिखा देता हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, ताकि आपको पता हो। मैंने VS कोड खोल लिया है और मैं यहां पर जो है ना एक नई फाइल बना लेता हूं, पाइथन फाइल। बोल दे भाई, अभी पाइथन इस फोल्डर में हमने पाइथन फाइल बनाई थी, काम की। चलो फोल्डर ऑन कर लेते हैं, ये फोल्डर कर ले भाई। अच्छा, हमारे पास क्या है? ये हमने एक फाइल बनाई है अपने मॉड्यूल वाली, ठीक है। या मेरे पास एक ये फाइल भी आ रही है टर्टल वाली, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना, ये जो नीचे आ रहा है, ये क्या है? टर्मिनल है, ठीक है। अब टर्मिनल पे जो मुझे आउटपुट नजर आएगा, या टर्मिनल से जो वैल्यू मैं इनपुट दूंगा, वो क्या कहलाएंगी? कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट कहलाएंगी, ठीक है। कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट कहलाएंगी। हाँ, देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये टर्मिनल खुला हुआ है, टर्मिनल से अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा। सुन लो भाई, अगर मेरा प्रोग्राम मुझसे कोई वैल्यू इनपुट मांग रहा है टर्मिनल पे, तो वो क्या कहलाता है? कंसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो वहीं पर अगर मैं इनपुट दे रहा हूं तो वो कंसोल इनपुट है, और वहीं पर अगर आउटपुट आ रहा है तो वो क्या है? कंसोल आउटपुट है, ठीक है। तो जो कुछ भी मैंने क्या किया होता है, प्रिंट किया होता है। मैं फाइल रन कर रहा हूं भाई कि मेरे पास कौन सी फाइल है, ये वाली फाइल है, ठीक है, py फाइल। मैंने इसको रन कर दिया, अब ये आउटपुट तो आ रहा है, ये कंसोल आउटपुट नहीं है ना। बट यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, ये जितनी दफा लूप चलता जा रहा है उतने नंबर आते हैं। ये कैसा आउटपुट है? कंसोल आउटपुट है, और ये कंसोल आउटपुट नहीं है। आ रही बात समझ में? ये जितनी दफा, अब ये मैंने वहां लिखा हुआ है कोड में कि भाई आपने क्या करना है, प्रिंट कराते जाना है। तो प्रिंट में जो भी आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? कंसोल पे नजर आ रहा है मुझे। क्लियर है बात? कंसोल वाली बात समझ में आ गई? अब देखो, हमें जो आउटपुट कंसोल पे नजर आता है, ठीक है, वो वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले होती है कि यार ये वैल्यू हो गई है। बट व्हाट इफ कि उस वैल्यू को मैंने यूटिलाइज करना हो,
मैं वापस आता हूं, इसको बंद करता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया और मैंने कहा यार एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है अभी, कुक बिरयानी, अब बिरयानी पका। अच्छा, कल मैं किसी को ये बात समझा रहा था, वो समझ में ही नहीं आ रही है भैया रिटर्न क्या है। तो मैंने कहा चलो आप किसी और तरह समझाते हैं। तो पकाने के लिए आपसे क्या मांगेगा अभी, चावल दे दे मुझे, चिकन बनानी है मटन बनानी है, मटन बनानी है चलो, और मसालेदार बनानी है, स्पाइसेस दे दो, ऑयल शॉयल लगेगा, और क्या लगेगा, बस टमाटर भी लगेंगे, वो सारे स्पाइसेस में आ गए, चलो ठीक है, ठीक है, अदर्स में डाल दिए, अगर कोई और दे देगा तो अदर्स में। अब क्या हुआ भाई, अब ये प्रिंट करा रहा है, प्रिंट करा रहा है अभी बिरयानी बन रही है ना। फिर दोबारा प्रिंट कराया, बस बनने वाली है, ठीक है, और दम पे लगी हुई है। खुशबू आ रही है, एंजॉय करो बेटा, एंजॉय करो खुशबू क्या, ठीक है। और थोड़ी देर बाद उसने क्या बोला भाई, बिरयानी जल नहीं गई, बन गई, ठीक है। ये फंक्शन है, बिरयानी बन गई। अब आपने क्या कहा, आपके घर में दावत हो रही है, आपने भाई दोस्तों का, भाई आ जाओ दोस्तों, क्या आ जाओ दोस्तों, क्या बन गया है भाई, हाँ आ जाओ मुफ्ता तोड़ने, आ जाओ दोस्तों, क्या हो गया भाई, अब बिरयानी कौन बना रहा है, कुक बिरयानी बना रहा है ना। क्या किया हमने, हमने बोला भाई इसको हमने चावल भी दे दिए हैं, इसको हमने मटन भी दे दिए हैं, और स्पाइसेस भी दे दिए हैं, और घी तेल भी दे दिया है, और क्या दिया, और टमाटो भी दे दिया है, और अनियन भी दे, सब दे दिया हमने, ठीक है। अब जब हमने कहा भी दोस्तों आ जाओ, हमने बिरयानी क्या कर ली है, पकवा ली है, तो क्या हुआ भाई, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ दोस्तों, क्या कह रहे हैं भाई, आ जाओ दोस्तों, पर खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं, खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि पकाने वाले ने हमारे साथ गेम कर दिया। वो हमें कहता रहा बिरयानी बन रही है, बदले वाली है, आखिर में क्या बिरयानी बन गई है, बट हमें बिरयानी दी नहीं उसने, उसने सिर्फ दिखा दिया दूर से कि बिरयानी क्या हो गई है, बन गई है। तो ये हमारे पास कैसे आएगी, यहां पर, कहां पर, फंक्शन से बाहर। आप गए रोटियां लेने के लिए, आपने खान साहब रोटियां दे दो भाई, देखा ठीक है लाओ 100 रुपए दे दो, 5 रोटियां लगा, उसने रोटियां बना दी और बना के अपने पास ही रख दी, अब घर वापस आ गए खा के, तो क्या फायदा होगा, बता दिया उसने कि बन गई। तो प्रिंट भी ऐसे ही है, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि यार ये वैल्यू हो गई है, ये कैलकुलेट करके ये वैल्यू बन गई है, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट वैल्यू टू यूटिलाइज आउटसाइड फंक्शन, फंक्शन के बाहर यूटिलाइज करने के लिए वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं मिल रही है, पता चल गया ना, बिरयानी नहीं मिली तो कितना अफसोस हो रहा है, वरना समझ में नहीं आता कि क्या वजह नहीं मिल रही है। अब मैंने यहां पर कहा भाई एक काम करो, ऐड करो, किसको ऐड करो, ए और बी को ऐड करो, ठीक है,
ए और बी को ऐड करो और एक काम करो कि इसका जो रिजल्ट है वो प्रिंट करा दिया मैंने, वही हरकत करी कि प्रिंट करा दिया। अब मैंने कहा ऐड अभी 12 दिस, दो वैल्यू दे दी, उसने बता दिया। अच्छा अब ये जो 35 आया ये क्यों आया मेरे पास, ये कैसा आउटपुट है, कंसोल आउटपुट है, ये सिर्फ प्रिंट हुआ है, मेरे पास नहीं आया बिरयानी की तरह। मैं इसको यहां इस्तेमाल नहीं कर सकता, और चलो मैं यूं कर लूं आपकी आसानी के लिए, नहीं मैं इसको सेव करा लूं और यहां बोलो भाई प्रिंट सी करा दो। अब क्या हुआ जी, अब 35 प्रिंट तो हो रहा है और वो वैल्यू सी में पड़ी भी है, लेकिन मैं कहता हूं भाई सी बताओ जरा, ऐसा करो सी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो कहेगा भाई कौन सी है, कौन सी बिरयानी, क्यों, क्योंकि सी जो है वो ऐसी वैल्यू है, इसका जो भी वेरिएबल या वैल्यू क्रिएट होगी फंक्शन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, लोकल वैल्यू या लोकल वेरिएबल, वो फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकती। तो फिर मैं इस सी को बाहर कैसे निकालूंगा, वो कहेगा बता दो दिया 35 को, भाई बताना नहीं है मुझे, दो घर लेके जाऊं मैं, आ रही बात समझ। अब निकालूं कैसे बाहर, तो निकालने के लिए हम क्या कहते हैं भाई, जैसे मैं कहता हूं यहां पर मैंने कहा भाई प्रिंट कर दो ऐड 100, 200, ठीक है, ये हमारा सी है, प्रिंट कर दो ऐड 100, 200, क्या जवाब आएगा 35, नन आएगा। क्यों, क्योंकि जब ऐड में जाएगा ये लेकर, ऐड इसको जमा करेगा, ये वाला प्रिंट तो हटा दो ना, प्रिंट की तो हमें जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ऐड कॉल होगा, यहां से इधर जाएगा ऐड करेगा, ऐड होने के बाद वहां से कुछ आया आपके पास, तो प्रिंट को यहां कुछ नहीं मिलेगा प्रिंट कराने के लिए, इसलिए प्रिंट क्या बोलेगा, नहीं, क्योंकि फंक्शन से कुछ आ ही नहीं रहा। जैसे हमारे पास बिरयानी में क्या आ रहा था, नन, कि भाई ये फंक्शन जो है ये कुक बिरयानी कॉल किया, सारा सामान भी दिया इसको हमने, बट उसने हमें बदले में बिरयानी भेजी नहीं, बस मैसेज कर दिया कि बन गई। बात लोगों तो वैसी खुशबू आ गई तो आप खा भी लें। तो अब भाई निकालना कैसे, निकालना ऐसे है कि भाई बिरयानी बन तो गई है, अब लोकल वेरिएबल को बाहर कैसे निकालेंगे, या फंक्शन में कोई भी वैल्यू उसे बाहर कैसे निकालेंगे, उसे निकालेंगे हम कैसे, रिटर्न करा के कि भाई बिरयानी। जब रिटर्न करेंगे तो कोई सी वैल्यू में फंक्शन के अंदर से क्या कर सकता हूं, बाहर फेंक सकता हूं वाया रिटर्न। अब जब हमने यहां रिटर्न किया, तो अब हम अगर दोस्तों को बुलाएंगे बिरयानी खा लो, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, आ जाओ दोस्तों बिरयानी खा लो, मिल गई। कैसे मिली ये, वाया रिटर्न करा के, रिटर्न लगा के। एक वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, दो वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, जितनी चाहे वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी रिटर्न हो जाएगा, इंटीजर भी हो जाएगा, जो भी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक हो गया। अब इसी तरह से जब यहां नन आ रहा है तो मुझे इसका हल क्या करना है, रिटर्न सी। अब ये रिटर्न करेगा, ठीक है, और इधर भी आउटपुट आ जाएगा, आ जाएगा। क्यों, सी मल्टीप्लाई किया ना मैंने, इधर में करूंगा क्या, ऐड मैं दे देता हूं क्या करने के लिए, 10 + 20। अब ये 10 + 20 का जो रिटर्न आएगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से, ठीक है, 30 × 100। अब रिटर्न की वजह से ये वैल्यू यहां इसके पास रिटर्न आ रही है, जिसने कॉल किया है उसके पास वैल्यू रिटर्न आ रही है। इसी तरह मैं यहां पर करूंगा तब यहां पर भी आएगी वैल्यू। प्रिंट ने प्रिंट कराया, क्यों प्रिंट कराया, क्योंकि इसके पास वैल्यू आ गई। क्लियर बात, व्हाट इज रिटर्न,
तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो डिफाइन होता है फंक्शन के अंदर, और फंक्शन के बाहर जो वैल्यू डिफाइन हो रही है वो सारी की सारी क्या है, ग्लोबल वैल्यूज है। वो हम फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट रिटर्न। इस रिटर्न की मदद से ही क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे को वैल्यू दे सकते हैं, आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है उसमें यही होता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक फंक्शन चलता है वो अपने पीछे सारे उसके पास जाता है, वहां से रिटर्न वैल्यू लाता है, कुछ और कैलकुलेट करता है, आगे से वैल्यू लाता है, कुछ और जो है ना वो काम कर देता है। ठीक है, क्लियर है बात, कोई सवाल इसमें? ठीक, अच्छा, स्टोरिंग योर फंक्शंस इन मॉड्यूल्स, ये अभी हमने पढ़ लिया। इंपोर्टिंग इंटायर मॉड्यूल, तो हम इंपोर्ट पिज्जा का मॉड्यूल बनाया, पिज्जा के सारे फंक्शन पिज्जा वाले हमने ही बना लिए। स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करना है तो फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम। ठीक है, एज का हम इसके अंदर जो है वो एलियास भी सेट कर सकते हैं। क्या एलियास? अब ये एलियास क्या, अभी एलियास नहीं है, इंपोर्ट अपना मॉड्यूल एज एम। तो अब मैं जहां जहां एम लिखूंगा इसका मतलब क्या होगा, अपना मॉड्यूल। बाद दफा मॉड्यूल का नाम बड़ा होता है तो हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहां पर, तो ये उसका क्या बन जाता है, एलियास। एलियास को क्या कहते हैं उर्दू में, उर्फ। ठीक है, प्यार में बुलाने वाला नाम। ठीक है, नाउ अच्छा, हम जाने वाले हैं क्लासेस के अंदर, लेकिन उससे पहले हम फाइल्स एंड एक्सेप्शंस जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फाइल्स एंड एक्सेप्शन पहले पढ़ते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग। अच्छा जी, एक्सेप्शन क्या होती है भाई? एक्सेप्शन क्या होती है? हाँ, क्या होती है? कुछ होती है नहीं होती? होता है या होती? हाँ, इसके अलावा नहीं, मैं एरर वैसे की बात है, मैं वैसे कह रहा हूं एक्सेप्शन क्या होती है। आम चीज से हटके, वो कहते ना यार ये एक्सेप्शनल केस है। हाँ, ऐसे ही होता है। कोई समझा सकता है इस बात को? हाँ हाँ, कोई ऐसी बात जो मामूल से हटके नहीं, कोई ऐसी बात जो सबके लिए तो हो पर किसी के लिए ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे कहता हूं भाई कि सबकी छुट्टी 7 बजे हो जाती है, लेकिन अब किसी की छुट्टी क्या होगी, बल्कि छुट्टी भी नहीं, क्लास का टाइम जो है वो 5 बजे का है, और अनाउंस कर दिया मैनेजमेंट ने कि भाई 5 बजे के बाद किसी की अटेंडेंस लगेगी नहीं, घर पे चला जाएगा। और सब जल्दी जल्दी आके बैठ गए। कुछ लोग बाहर खड़े होकर 5 बजे के बाद आए, अब वो खड़े हुए इंतजार में, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक बंदा आया, दरवाजा खोला, अंदर चला गया। आपने तो जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया। ये क्या बात हुई? हाँ, हम बाहर खड़े हुए, उसको अंदर भेज दिया, तो अंदर से मैं क्या जवाब दूंगा? इसको एक्सेप्शन हासिल है। हाँ, अब वो एक्सेप्शन किसी वजह से हो सकती है, खाना वाना खिलाया हो मुझे, ठीक है,
दावत शावत की हो तो फिर एक्सेप्शन, किसी ना किसी वजह से एक्सेप्शन उसको हासिल है जो आपको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि एक्सेप्शन जो है आर डिस्कस्ड इन प्राइवेट। सबके सामने करेंगे तो सभी एक्सेप्शन मांगेंगे। हाँ, तो ऐसा ही होता है कि कुछ चीजें वैलिड होती हैं बट कहीं पर अलाउ नहीं होती, ठीक है, उनको एरर करार दिया जाता है। पाइथन में ये टॉपिक बड़ा सिंपल है। अगर आप अदर लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, खुदा ना खास्ता अगर आप जावा में पढ़ लेंगे तो शायद शुरू के 2-3 साल आपको समझ में नहीं आए एक्सेप्शन होती क्या है, ठीक है ना। रन टाइम अलग होती है, कंपाइल टाइम अलग होती है, फला। अरे भाई क्या चल रहा है? पहले आने तो हैंडल बाद में करेंगे बेटा, पहले एक्सेप्शन तो आने दो, आगे नहीं चलो, ठीक है। तो अभी यूं समझ लें कि जस्ट एक एरर हैंडलिंग है, उसमें एक्सेप्शन वाले एरर भी जो है वो आ जाएंगे। अब ये क्या होता है, देखो जब हमारे पास, हम क्या करते हैं, जब एरर आता है तो सबसे बड़ी बुराई क्या होती है? कोड फट जाता है। हाँ, कोड फटने का मतलब एप्लीकेशन क्या हो रही है? क्रैश हो रही है। और फिर जिसने एप्लीकेशन बनाई है उसकी क्या हो रही है? तो अब हमारी कोशिश क्या होती है कि हम क्या करें, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो भी जाए तो हम इज्जत बचा के निकल जाएंगे। और बचनी कब है कि कुछ भी हो जाए एप्लीकेशन नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, कोड नहीं फटना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कहता हूं कि यार एक नंबर इनपुट दे दो, किसी से कहा भाई अपनी एज लिख दो, एज लिख दो। हमने कहा ठीक है भाई एज नंबर में आएगी, तो इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद हमने कहा भाई इंटर योर एज, ठीक है, अपनी एज इनपुट दे दो। अब उसने, हमने कहा भाई एज इनपुट दे दो, उसकी एज है 10 साल, कितनी है? लेकिन चूंकि एप्लीकेशन रन हो रही है और पता नहीं कौन कौन यूज कर रहा है, तो आप हर एक के साथ तो बैठे हुए नहीं है। तो उसने कहा यार मैं तो 10 ऐसे लिख दूंगा। हाँ, मैं तो 10 ऐसे लिख दूंगा। तो फिर क्या होगा? एरर आ गया, ठीक है। ये एरर कौन सा एरर? अभी वैल्यू एरर जनरेट हो गया। इसी तरह हमने कहा यार ठीक है, अब मुख्तलिफ एक नंबर इनपुट ले लो, क्या करो, इंटर अ नंबर, और अब मुझे ये बताओ, ये जो हमारे पास यहां पर एरर जनरेट हुआ है, इसमें क्या सिंटेक्स का कोई प्रॉब्लम था? नहीं है ना। वैल्यू डालने के बाद ये गया और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूं यार, प्रिंट कर दो, दोनों को डिवाइड करके प्रिंट कर दो, तो ठीक है। और मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई डू नॉट प्रोवाइड 0, ठीक है। क्या नहीं लिखना? 0 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 0 से कोई नंबर डिवाइड हो नहीं पाता। लेकिन जाहिर है क्योंकि हमने लिख दिया है डू नॉट प्रोवाइड 0, तो सबसे पहले वो क्या डालेगा? 0 ही डालेगा, ठीक है। हमने कहा भाई 0 नमन डालना नहीं, पहले तो 0 डाल के चेक करूं क्या होता है। तो क्या हो गया भाई? अब देखो, अब एक बात मुझे बताओ, क्या पाइथन में सिंटेक्स में क्या डिफाइन है? क्या 0 एक नंबर नहीं है? और डिफाइन क्या है? क्या ऐसा नहीं है कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है? ऐसा ही है। लेकिन 0 को क्या हासिल है?
नंबर है और सारे नंबरों को अलाउ भी है कि वो डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर को, बट जैसे ही जीरो आया वैसे क्या हो गया, एरर। देखो वैलिड है, सिंटेक्स में कोई मसला नहीं है, क्या यहां सिंटेक्स एरर है? नहीं भाई, ये नंबर इंटीजर आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं, दो इंटीजर नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, लॉजिकली बात सही है, बट लेकिन जैसे जीरो आया वैसे ही क्या हो गया, एरर जनरेट हो गया। तो दिस इज व्हाट एक्सेप्शन, कि भाई सब जा सकते हैं पर जीरो नहीं जा सकता। अब चाहे जाने की बात करो चाहे आने की बात करो, सब आ सकते हैं डिनोमिनेटर में पर जीरो नहीं आ सकता। जीरो को क्या हासिल है, एक्सेप्शन लगी हुई है जीरो के ऊपर, ठीक है। तो एक्सेप्शन जो है फेवर में भी हो सकती है और अगेंस्ट में भी हो सकती है, तो इसके अगेंस्ट में जा रही है कि जीरो नहीं आ सकता। क्लियर है बात, क्लियर है कि एक्चुअल एक्सेप्शन जो है वो क्या हो रही है। तो अब क्या करें यार, यूजर जब हमने प्रोग्राम चल गया तो अब यूजर को तो हम नहीं रोक सकते ना, लिख के भी दिया हमने फिर भी हम नहीं रोक पा रहे, ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में ये होगा कि जो क्यूए वाला होता है ना, क्यूए वाला वो कोशिश करता है कि बस किसी तरह आपका कोड जो है वो क्या हो जाए, क्योंकि उसकी नौकरी उसी में चल रही है ना, कि भाई एरर निकालेगा, तो वो आपके कोड में तरह तरह की वैल्यू डालेगा, उल्टी भी सीधी भी, ठीक है। तो उस सबको पता है सीधा सीधा तो आपने हैंडल किया होगा, सीधा सीधा तो चल रहा होगा। अगर जो वैल्यू मांगी जा रही है उसके अगेंस्ट वैल्यू डालें तो क्या होता है, उस बात को आपने हैंडल किया या नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास एरर वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक अगर मैं इसको यूं करके लिख दूं, ठीक है, ये कैसा एरर नहीं मेरा, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एरर्स, चाहे 1000 में हो हजारों में हो, हर मॉड्यूल के अपने एरर, जितने मॉड्यूल बने उसमें अपने अपने एरर डिफाइन है, मतलब हजारों लाखों में करोड़ों में एरर होंगे, क्योंकि हजारों तो लाइब्रेरीज बनी हुई, हर लाइब्रेरी में अपने, अगर विदाउट लाइब्रेरी सिर्फ नेटिव पाइथन की बात करें तो उसके अंदर भी हजारों टाइप के एरर है। चलो ठीक है, अब इनके साथ करना क्या है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो हम उससे बाहर कैसे निकलें। तो उसके लिए हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट। क्या, ट्राई और एक्सेप्ट। अब होता क्या है, जैसे ये वाली लाइन है, ये वाला कोड है, हमने क्या किया, मुझे लग रहा है कि जब यहां डिवाइड होगा तो यहां चांसेस हैं कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ गया है तो यहां एरर जनरेट हो सकता है, चांसेस हैं। कोई यूजर आ जाए हमारे मना करने के बावजूद भी वो क्या डाले, जीरो इंसर्ट करे। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी तमाम लाइंस ऑफ कोड को किसके पास जमा करा देते, ट्राई के पास। कि ट्राई तो नजर रखना, क्या करना, नजर रखना। अब ये ट्राई जो है वो क्या करेगा, नजर रखा हुआ होगा कि जैसे ही यहां कैलकुलेशन होगी और एरर जनरेट होगा तो ये ट्राई जो है वो उस एरर को कहां भेज देगा, एक्सेप्ट के पास भेज देगा। और एक्सेप्ट में हमारे पास कौन सा एरर आ रहा था, जीरो डिवीजन एरर आ रहा था। लाइक मैं भी आपको दिखाऊं, हाँ कैसा एरर आ रहा है अभी, जीरो डिवीजन एरर आ रहा है। तो मैं एक्सेप्ट में यहां पर क्या लिख देता हूं कि भाई यहां चांसेस है कौन सा एरर आने के, जीरो डिवीजन एरर आने के। जैसे ही, और यहां पर मैंने लिख दिया भाई, क्या लिख दूं, हाँ इंसान बन जा, हाँ मना करने के बावजूद जीरो डाल दिया, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां एरर आएगा, एरर तो आएगा, एरर रुकेगा नहीं, लेकिन कोड नहीं क्रैश होगा। सी यहां पे किया हमने क्या भाई 12, और उसने मना किया ना जीरो मत डालना, लेकिन उसने क्या कर दिया, जीरो डाल दिया। अब जैसे ही जीरो डाला तो यहां पर रेज हुआ क्या, एरर। एरर भागता हुआ जाएगा एक्सेप्ट के पास,
और चेक करेगा जीरो डिवीजन एरर है इसके पास, हाँ भी है, ये फॉरन क्या होगा भाई। अब देखो क्या कोड क्रैश हुआ है? नहीं हुआ, बल्कि हमने उस एरर को क्या कर लिया, हैंडल कर लिया, उस एरर को हैंडल कर लिया, उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, बाकी हम कॉम्प्लेक्सिटी बाद में देखेंगे कि क्या चीज क्या होती है। तो एरर समझ में आ रहा है, उसको हैंडल करना समझ में आ रहा है कि एरर से हमारा कोड क्रैश होता है, बट हम अगर उसको हैंडल कर लें तो हम कोड को क्रैश होने से बचा सकते हैं। हाँ, अब जो है देखो भाई, समझो 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 समझो, अभी साथ नहीं छोड़ना है, मैं इसको ऐसे ही रखता हूं और यहां कोड दोबारा पेस्ट किया, समझो, और मैंने कहा वैल्यू इनपुट करो, एंटर अ नंबर, कोई नंबर डालो, उसने कह दिया भाई 20। आएगा एरर? ये एरर कहां आएगा? तो कोड फटेगा या बचेगा? क्यों क्यों फट जाएगा? क्योंकि ये हमने ट्राई के पास जमा कराया ही नहीं कि भाई नजर रखना, ये तो ट्राई के बाहर है। तो यहां जो कैसा एरर आएगा भाई? वैल्यू एरर, कि आपने इंटीजर्स को वो टाइप कास्ट नहीं कर सकता, 20 को इंटीजर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब मैं इन दोनों लाइंस को भी क्या करता हूं, ट्राई के पास दे देता हूं। ठीक है, अच्छा भाई, अब अगर वो डालता है यहां पर 1, अभी भी एरर आ गया, फायदा क्या हुआ? अब एरर क्यों आया? क्योंकि एरर आया, वो बेचारा दौड़ता हुआ आया, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, एरर आ गया। कौन सा आया है? ने कहा वैल्यू एरर आया। तो क्या मैं क्या करूं? मैं तो जीरो को डील करता हूं बस, मैं तो किसको डील करता हूं? तो फिर अब क्या करूं? अब मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं क्या करूं भाई, यहां पर क्या डिफाइन करूं? वैल्यू एरर। वैल्यू एरर में उसको गंदी गंदी कुछ भी ना कहूं, क्या कहूं भाई? क्या बोलूं? अंग्रेज, हाँ, नंबर लिखो। तुम वाकई अंग्रेज हो, तुम ही हो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि नंबर तो लिखा है। ठीक है, अब अगर वो लिखता है 1 तो क्या हो जाएगा भाई? अच्छा देखो, अब लेकिन मसला ये है कि अगर मेरे कोड में यहां 10-20 लाइनें लिख दूं तो 150 तो एरर जनरेट होंगे। अगर 10-20 लाइनें लिख दूं तो उन 10-20 लाइनों में 150 किस्म के तो एरर आ सकते होंगे। तो क्या इतने एक्सेप्ट लगाना शुरू कर दूंगा क्या? अच्छा, मैं यूं भी कर सकता हूं इस बात को, इसका दूसरा वर्जन ये हो सकता है कि मैं क्या करूं, ये हटा दूं और यहां पर कॉमा डाल के क्या लिख दूं, वैल्यू एरर भी इसमें ऐड कर दूं, लेकिन फिर मैसेज एक ही रहेगा दोनों का। 3 लगा दूं, 4 लगा दूं, तो ये सब डील कर लेगा। चलो मेरे पास है, मैं ये भी डील करता हूं, ये भी डील करता हूं, पर जवाब क्या दूंगा? एक ही दूंगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में जवाब एक है। तो अब इसका कैसे हल निकालें? तो इसका हल एक ही हो सकता है। देखो मैं क्या कहता हूं भाई, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है, ठीक है, और मैं क्या करता हूं भाई, ट्राई, इसके अंदर मैंने कहा यार प्रिंट कर दो, बल्कि एक काम करो, वैल्यू में डाल दो लिस्ट का इंडेक्स 10। क्या डाल दो? कौन सा एरर आएगा यहां पे? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है,
पहले रेस करा लेते। अभी हमें कौन सा पता है, वैल्यू एरर पता है, चलो ठीक है वैल्यू एरर कह देते हैं। तो कौन सा आ रहा अभी, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो बस ये इंडेक्स एरर है असल में, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, इंडेक्स एरर, तो अब ये पकड़ा गया एरर, ओके। अब सवाल ये है कि इतने सारे हैं उनको हम हैंडल कैसे करेंगे, तो अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं यहां से ये इसकी जो क्लास है वो हटा देता हूं, सिर्फ इसको क्या कर देता हूं, एक्सेप्ट कर देता हूं, ठीक है, सिर्फ इसको एक्सेप्ट कर देता हूं बस। अब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, क्या भाई, पकड़ी गई, हाँ या पकड़ा गया भी हो सकता है यार, पकड़ी गई अजीब सा मेरा, ठीक है, हाँ। तो अब क्या होगा भाई, पकड़ा गया, अब वो अकेले तो नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ी गई वो भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। क्या हो गया, अब जब मैंने कोई एरर की टाइप मेंशन नहीं की तो क्या हो रहा है, बस कोई भी आ रहा है पकड़ा जा रहा है। लेकिन यहां पर अगर मल्टीपल लाइंस लिखी हुई है, समझना मल्टीपल लाइंस लिखी हुई है, तो अब मुझे समझ में नहीं आएगा ये पकड़ा गया तो क्यों पकड़ा गया। अब मैंने इसको रन किया, इसने इनपुट मांगा, मैंने यहां लिख दिया 1, उसने कहा पकड़ा गया। अब मुझे नहीं पता ये पूरी जगह पे कहां पर किस हरकत की वजह से पकड़ा गया, समझ रहे बात। अच्छा मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूं, अब मुझे पता नहीं चल रहा किस वजह से पकड़ा गया। फिर इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि मैं क्या करूं, यहां पर एक्सेप्ट और यहां लिख दूं एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्या है, ये सारी एक्सेप्शन की अम्मी है, हाँ इसके अंदर सारी एक्सेप्शन डिफाइंड है कि बारी बारी एक एक एक्सेप्शन हम लिख रहे थे या हम बिल्कुल नहीं लिख रहे थे। बिल्कुल नहीं लिख रहे थे तब भी हमें परेशानी हो रही थी कि पता नहीं चल रहा था, और हमने इसकी मेन क्लास को यहां पर क्या कर लिया, बुला लिया है, और आगे मैंने लिख दिया है एक्सेप्शन एज ई, और ई के अंदर अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर ई प्रिंट करा दिया। अब जो भी एरर आएगा उसका एग्जैक्ट मैसेज उसकी टाइप में से निकाल के ले आएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट इज द एरर। देखो यहां पे लिखा मैंने, क्या हो गया, ठीक है, एंटर नंबर इंसर्ट करो, मैंने नंबर इंसर्ट किया, दूसरा नंबर इंसर्ट करो 0, तो क्या दिखा रहा है, आ रहा है नाम आ गया एरर। अब इससे पता चल गया मुझे, फिर मैंने कहा ठीक है यहां लिख दो भाई 1, ठीक है, आ गया एरर मैसेज। फिर मैंने कहा भाई ठीक है 3 4, अब कौन सा आ गया, यहां तक सही चला, लेकिन अब यहां पर पहुंच के क्या हो गया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इस तरह से हम क्या कर रहे थे, वो जो जिस जगह पर जिस टाइप का एरर आ रहा है उसका मैसेज भी हमारे पास यहां पर निकल के आ गया है। अच्छा प्रिंट ई करके आपने कोटेशन में लिख दिया होगा, कोटेशन में लिखना चाहिए, और कुछ ये एलियस है, ट्राई करके देखना, ई की जगह में एफ लिख दूं तो चलेगा, ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा मैं अपना भी यहां मैसेज लिख सकता हूं,
ठीक है, यहां पे इसको फॉर्मेट भी कर सकता हूं कि भाई यहां पर क्या लिख दूं, एक्सेप्शन जनरेटेड एंड कॉट, और यहां पे क्या डाल दूं की। ठीक है, अब ट्राई और एक्सेप्ट के साथ दो चीजें और होती हैं। एक होता है हमारे पास एक्सेप्ट के बाद एल्स ब्लॉक। क्या ब्लॉक? देखो अभी क्या हो रहा है, अभी अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो ये चल जाता है, एक्सेप्शन नहीं आई तो ये चल जाता है, और एक्सेप्शन आ गई तो ये चल जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन आ गई तो ये चल जाता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो समझो जरा तवज्जो से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने दो नंबर इनपुट ले लिए हैं और उन नंबर को क्या कर दिया है भाई, num1 डिवाइड बाय num2 कर दिया है, और कहीं कोड में जाके उस वैल्यू को क्या कर दिया है मैंने, प्रिंट करा दिया। ठीक है, सी कर देता हूं उसको मैं, क्योंकि सी पहले भी डिफाइंड है। अब क्या होगा, अब मैंने एक नंबर इनपुट दिया 2, एक और नंबर इनपुट दिया 2, कोई एरर आएगा? नहीं आएगा। आउटपुट क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय 2 1, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां पर आया मैंने कहा 2, अब मैंने क्या कह दिया यहां पर 0। ठीक है, एरर जनरेट होगा, पकड़ा जाएगा? हाँ पकड़ा जाएगा, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा भाई, ये पकड़ा जाएगा यहां पर। अच्छा, अब ये किसी में 1 की पुरानी वैल्यू दिखा रहा है, एक और सी लगा देता हूं इसके लिए। ठीक है, मैंने कहा अभी 10 डिवाइड बाय 0, समझना। अब एरर आया भी, पकड़ा भी क्या 0 डिवीजन का, लेकिन यहां पर एक और एरर आ गया, सी कह रहा है। सी से मुझे पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता उसे? क्योंकि समझो, क्योंकि ये जैसे ही एरर जनरेट हुआ तो ये फौरन किसके पास चला गया, सी में कोई वैल्यू असाइन हुई? नहीं हुई, सी में कोई वैल्यू नहीं गई, इस वजह से सी पे जा रही। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, क्योंकि ये तो जाएगा फिर, तो हम यहां पर एल्स ब्लॉक लगा दें। क्या लगा दें? एल्स ब्लॉक लगा दें। अब ये एल्स ब्लॉक लगाने का मतलब ये है कि अगर एरर आ जाए तो ये एक्सेप्शन चली जाएगी, अगर एरर नहीं आए तो ये एल्स चलेगा। यानी प्रिंट होना अब ज्वाइंट हो गया किसके साथ, एरर ना आने के साथ। पहले प्रिंट ओपन था, एरर आए ना आए प्रिंट जो है वो चल रहा था। अब एरर, अब जो प्रिंट है वैल्यू का शो कराना है, वो किसके साथ जुड़ गया है कि भाई अगर एरर आ गया तो एक्सेप्ट में चला जाएगा। ठीक है, पहले दोबारा समझो, अगर कंफ्यूजन हो गई है दोबारा समझो। अभी प्रिंट लिखा हुआ ओपन है, देखो एरर अगर नहीं आया तब भी ये लाइन चलेगी ना, और अगर एरर आ गया तो वो एक्सेप्ट के पास जाएगा, तो क्या उसके बाद ये लाइन नहीं चलेगी? तब भी चलेगी। लेकिन अब हमारे लिए मसला हो रहा था कि ये वैल्यू जो प्रिंट हो रही है ट्राई ब्लॉक की वैल्यू है। हाँ, इसको बेटा बाज दफा हम फंक्शन बना के लिख रहे होते हैं, और फंक्शन में हम आखिर में रिटर्न डाल रहे होते हैं। बीच में रिटर्न डालेंगे तो आगे लाइन चलेंगी नहीं, तो फिर हमें आखिर में करना पड़ता है। तो अब हम वो रिटर्न किस में डाल देंगे फिर? अभी रिटर्न को छोड़ो, पहले इतना समझो। तो अब हमने जब यहां पर किया भी एल्स, अब क्या होगा,
अगर एरर नहीं आया तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? एल्स ब्लॉक चलेगा, यानी सीसी वाला। और अगर एरर आ गया तो फिर एक्सेप्ट चलेगा, एल्स वाला नहीं चलेगा, तो वो प्रिंट के पास जाएगा ही नहीं। तो जो अगला एरर जनरेट होने का चांस था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, अभी सही चल रहा है, अब नहीं चलेगा वाला, पहले ही हमारे लिए मसला कर रहा था यहां पर। ठीक है, एक और ब्लॉक होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं फाइनली। क्या कहते हैं? फाइनली। फाइनली का मतलब क्या होता है अभी? कि कोई चले ना चले, अब भाई फाइनली तो चलेगा, कोई चले ना चले फाइनली तो चलेगा। अब क्या है, अब देखो, अगर एरर नहीं आया तब भी क्या कह रहा है? फाइनली कोई चले ना चले फाइनली चलेगा। अगर एरर आ गया तब भी कोई चले ना चले फाइनली तो चलेगा। और इवन कि आपका कोड भी क्रैश हो जाता है, लाइक जैसे हमने यहां पर किया था कि भाई ये है ना, हमने इस वाले कोड में क्या किया हुआ है, मैं नीचे ले जाता हूं। हमने जीरो डिवीजन एरर तो हैंडल किया हुआ है, लेकिन हमने वैल्यू एरर नहीं किया हुआ, तो ये आ रहा था। मैं क्या करता हूं, फाइनली लिख देता हूं, प्रिंट आई एम फाइनली। अब देखो मैंने क्या किया, 2 1, ये वाला एरर मैंने हैंडल नहीं किया है, कोड क्रैश हो जाएगा, हो गया। लेकिन क्रैश होने से पहले कौन चला? इसका क्या फायदा है? नहीं, फाइनली का क्या यूज है? ऐसी लाइन जो हर सूरत में रन करनी हो, चाहे कोड क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको फाइनली में रखते हैं। खास तौर पे जैसे अगर डेटाबेस कनेक्शन है, हम जब डेटाबेस पढ़ रहे हैं, जब देखेंगे, अभी बता रहा हूं। जैसे डेटाबेस कनेक्शन है, एक बार आपने कनेक्शन ओपन किया, उसमें क्वेरीज चला रहे हैं, ऐसी क्वेरी चला दी कि एरर आ गया, तो डेटाबेस का कनेक्शन, कोड तो क्रैश हो गया, डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज नहीं होगा। अगर क्रैश ना हो, आपने हैंडल किया हुआ हो, एक्सेप्ट लगाया हुआ हो, तब भी वो वहां से चलता चलता कहां चला जाएगा? एक्सेप्ट में चला जाएगा, और कनेक्शन क्लोज नहीं होगा। तो क्लोज को हम किस में रखेंगे? फाइनली। कि अगर कोड भी क्रैश हो जाए तब भी कनेक्शन क्लोज होगा, और नहीं भी एरर आए, स्मूथ चल जाए, तब भी कनेक्शन क्या होगा? क्लोज होगा। ठीक है, जस्ट इसको आसान जबान में यूं समझा रहा हूं कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिल करते करते सिस्टम बंद हो गया, कोई एरर आ गया, आपने गलत वैल्यू डाल दी, 150 वैल्यूज फिल कर दी थी, ठीक है, 151 पे एरर आ गया, तो क्या लिखूंगा फाइनली के अंदर कि भाई भले एरर आ गया, जितनी वैल्यू डाली वो भेज देना पहले। आ रही बात समझ में? तो फाइनली क्या करेगा, उतने रिकॉर्ड को तो सेव कर देगा पहले, इसीलिए फाइनली तो हर सूरत में। हाँ, वो किस चीज का एरर है? वो कोड का एरर नहीं होता, वो तो सर्वर का एरर होता है ना।